बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, सॉलिड्स में हमारा जो पहला टॉपिक है ना, जो आपके सिलेबस का है, वो यूनिट सेल। तो ये क्वेश्चंस जो आपको शेयर मैंने किए हैं वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आपने देख के चलना है कि वो आपके ना सिलेबस के मुताबिक, कुछ इसमें आपके जो फाइल शेयर हुई है ना उसमें पेजेस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो मतलब कुछ पेजेस ज़्यादा होंगे लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो वो फिर उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको बना के शेयर नहीं की। तो आप क्वेश्चंस को देख के ना उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है जी हमारा इसमें यूनिट सेल का। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन भी है इसकी, कि स्पेस लेटस हम कहते हैं ना कि जब कोई एटम या आयन इकट्ठे जुड़ के एक थ्री डायमेंशनल स्पेस बना दें तो उसको हम स्पेस लेटस का नाम देते हैं। ये जैसे ये फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें ये जो कॉर्नर्स हैं इन क्यूब्स के डॉट्स की शक्ल में, वो कोई एटम है, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मिल के जो एक पार्ट, एक क्रिस्टल का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल कह लें, तो उसको हम स्पेस लेटस का नाम देते हैं। ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बनती है। अच्छा, इसी के अंदर इसको और छोटा करते जाएं, छोटे लेवल पे ले जाएं, तो एक छोटा सा, जैसे ये आपको जहाँ ये कर्सर घूम रहा है, ये छोटा सा क्यूब उसने निकाल के यहाँ दिखा दिया है। तो ये क्यूब इस तरह के आपस में जुड़ जुड़ के ये बड़ा सा क्रिस्टल लेटस जो है ना, स्पेस लेटस बना रहे हैं। तो ये जो छोटा रिपीटिंग यूनिट है, इसको हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही करते हैं, द रिपीटिंग यूनिट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, के पूरी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वही बनाता है, वही बार बार रिपीट होके पूरी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, उसको यूनिट सेल का नाम देते हैं। एक पॉइंट दूसरा, इसमें एमसीक्यूज में ये शॉर्ट में पूछते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस क्या हैं, या इसका दूसरा नाम होता है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यूनिट सेल डायमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स किसी भी यूनिट सेल के 6 होते हैं, 6 हैं। 3 लेंथ है, जैसे ये ए है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है। जो अलोंग एक्स एक्सिस हम ए लेते हैं, अलोंग आपका जेड एक्सिस जो आपका है वो बी, और अलोंग वाई एक्सिस इसने सी लिया हुआ। तो इसमें वैसे ये फिक्स नहीं है, एक कन्वेंशन है, रवाज है। वो फिक्स नहीं है कि हॉरिजॉन्टल को ही ए लेना है, वर्टिकल को बी लेना है, या तीसरे को सी लेना है। इसमें वेरिएशन हो सकती है। हाँ, ये चीज जरूर फिक्स है कि जो ए साइड है ना, ए साइड जो भी आप लेंगे उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो अल्फा कहलाएगा। यानी ए साइड अगर ये वाली है, तो ए साइड के सामने जो एंगल है बी और सी के दरमियान, वो अल्फा है। इसी तरह बी साइड के सामने वाला जो एंगल ए और सी के दरमियान है वो बीटा है। इसी तरह सी साइड के सामने वाला एंगल जो ए और बी साइड के दरमियान बनता है वो गैमा है। तो ये अल्फा बीटा गैमा जो एंगल्स हैं, ये आपके ये एंगल्स फिक्स हैं कि ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गैमा होगा। बाकी जो ए साइड किसको देना है, एक्स एक्सिस को देना, वाई को देना, इसमें वेरिएशन हो सकती है। बस कन्वेंशन वैसे रवाज यही है कि हॉरिजॉन्टल को ए लेते हैं, वर्टिकल को बी लेते हैं, और जेड एक्सिस वाले को सी ले लेते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल की 4 टाइप्स मुख्तलिफ बोली जाती हैं। जिसको एक को हम नाम देते हैं सिंपल यूनिट सेल, या इसको प्रिमिटिव पी से शो किया जाता है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा एंड फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है, चौथा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चारों के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। प्रिमिटिव ये होता है कि जैसे ये क्यूब है, तो सिर्फ ये 8 जो कोने हैं, सिर्फ कोनों के ऊपर ये एटम या आयन जो भी है वो मौजूद है, बाकी और कहीं जगह वो मौजूद नहीं है। इसको हम नाम देते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब है कि हर फेस के सेंटर में भी एक आएगा। कॉर्नर पे तो है ही है ना, कॉर्नर वाले 8 कोने तो ऑक्यूपाई हुए ही हुए हैं, लेकिन हर फेस के सेंटर में भी एक एक एटम या आयन मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है जिसको हम एंड फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं, या सी सेंटर्ड भी बोलते हैं। वो क्या है कि सिर्फ एक साइड, जैसे ये ऊपर वाले के सेंटर में, नीचे वाले इसी तरह एक ही लाइन में ऐसे चल रहे हैं। ये वाली जो साइडें हैं लेफ्ट राइट वाली, वहां पे सेंटर में मौजूद नहीं है। फेस सेंटर तो था ना कि ये 6 साइडें हैं, तो हर साइड के सेंटर में मौजूद है।
लेकिन ये सिर्फ दो साइडों के सेंटर में मौजूद है, बाकी चार के साइड सेंटर में मौजूद नहीं होता। इसलिए इसको एंड फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड या सी सेंटर्ड का नाम देते हैं। और बॉडी सेंटर्ड क्या होता है कि आठों कोने अकुपाई हैं और उनके सेंटर में एक एटम मौजूद है। ये सेंटर से मुराद इस क्यूब का सेंटर है, किसी फेस का सेंटर नहीं है। जैसे ये जो चीज है ना, ये सी में था, ये जो था, ये इस ये जो फेस जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है इसके सेंटर में ये मौजूद है। इस तरह ये जो एफ के अंदर भी मौजूद है वो हर फेस के सेंटर में मौजूद है। लेकिन ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है आई के अंदर, ये इस पूरी बॉडी का सेंटर, यानी इस क्यूब के अंदर दरमियान में हवा में वो खड़ा हुआ है, किसी फेस किसी साइड के ऊपर वो मौजूद नहीं है। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चार तरह के हमारे ये यूनिट सेल की टाइप्स हैं। उसके बाद है क्रिस्टल सिस्टम्स। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं, बिल्कुल ये वही है। साथ जो है ना सी इसको याद रखने के लिए ना मैं एक एब्रीवेट आपको बना देता हूँ। जैसे ये CRT होम टी, इस तरतीब से आप याद रख लेंगे ना, CRT होम टी। ये पीछे तरतीब तो जरा और लिखी हुई है, तो इस तरतीब से आपको इजी हो जाएगा। CRT होम टी ऐसे याद भी हो, रटा लग जाएगा तो ये तरतीब याद हो जाएगी। फिर ये है कि जो सी और पहले दो वो हैं जिनकी तीनों लंबाइयां बराबर हैं, अगले दो वो हैं जिनकी एक साइड बराबर नहीं है, ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, और ये तीनों वो हैं जिनकी तीनों बराबर नहीं है। ये आप देखें जैसे क्यूबिक और आर है, ये क्यूबिक है ना, इसकी ये तीनों साइडें बराबर है, और आर वाला जो था ये उसकी भी तीनों साइडें बराबर है, जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह टी और एक्स एच जो है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल को देखें तो ये हेक्सागोनल जिसकी तीसरी साइड बराबर नहीं है, दो बराबर है, और टेट्रागोनल की तीसरी साइड बराबर नहीं है, दो बराबर है। ठीक हो, इसी तरह बाकी जो तीन है वो हैं, तीनों उसके ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं आती, ये लास्ट में। तो लेंथ में ये तरतीब हो जाती है। फिर एंगल की बात आते हैं तो इन दो में, ये दो का जो पेयर आपने बनाया उसमें पहले वो है जिसके तीनों एंगल बराबर है, 90 के बराबर भी हैं, और दूसरा वो है जिसमें तीनों एंगल बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल, ये सॉरी तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है रोम्बोहेड्रल में। और जिसमें जो क्यूबिक था उसमें तीनों बराबर भी हैं और 90 के बराबर भी। ठीक हो, फिर जो सेकंड पेयर है टी और एच वाला, उसमें भी ऐसे ही है। जो टी है उसमें, ये टी उसमें तीन आपकी तीनों एंगल बराबर हैं और 90 के बराबर भी हैं। और जो उसका दूसरा पेयर था एच वाला, उसमें दो एंगल 90 के बराबर हैं, तीसरा 120 के बराबर है। इसी तरह ओ एम एच में जो पहला ओ है आर्थोरोम्बिक वाला, उसमें तीनों एंगल बराबर होंगे और 90 के बराबर भी होंगे। और जो आखिरी है ट्राइक्लिनिक वाला, उसमें तीनों बराबर नहीं होंगे और 90 के बराबर भी नहीं होंगे। ठीक होगा। जो सेंटर वाला है मोनोक्लिनिक, उसमें दो बराबर होंगे, इन अल्फा गैमा बराबर है 90 के, और बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं है बल्कि 90 और 120 के दरमियान में आ जाता है। तो उस तरतीब से ना आपको लेंथ एंगल्स और लेंथ थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा। बाकी इनकी एग्जांपल आप रख लें। ये सिमेट्री एलिमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, इस कॉलम को आप छोड़ दें। ब्रेविस लेटिस चूंकि इसी से रिलेटेड है तो वो आप कर लें, अगला टॉपिक भी है ये वाला इसी, ये ब्रेविस लेटिस। वो क्या है कि ये जो आपने अभी यूनिट सेल की बात की है ना, चार तरह के पी एफ सी और आई, तो इनको ब्रेविस लेटिस में यही देखा गया कि जो क्यूबिक है उसमें इस तरह के तीन पाए जाते हैं, यानी क्यूबिक में प्रिमिटिव भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है और बॉडी सेंटर्ड भी होता है। ठीक है, तीन इसमें आते हैं। आर जो उसमें सिर्फ प्रिमिटिव है, टी वाले में पी और आई है, एच में सिर्फ पी है, ओ में चारों मौजूद हैं, मोनोक्लिनिक में पी और सी है, और टी जो आपका ट्राई क्लिनिक उसमें सिर्फ पी है। तो ये टोटल आप गिनेंगे तो ये 14 बनेंगे। तो 14 हमारे पास जो 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं, जैसे ये देखिए 14 टाइप्स ऑफ लेटिस हैं विच आर कॉल्ड ब्रेविस लेटिस, जो इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एमसीक्यू के तौर पे भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ब्रेविस लेटिस क्या है और उसके ये क्या। अच्छा, ये जो इसने ड्रा की हुए हैं, इनकी ये प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपके उस नोट्स में ना, सॉरी सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है ब्रेविस लेटिस का, वहाँ सिर्फ ये यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम का मेंशन किया हुआ है। तो आप कम से कम चले ड्रा ना करें तो
तो इनकी ये तरतीब ज़रूर याद रख लें, इसके ऊपर कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह अगर आ जाए थोड़ी बहुत, चाहे इसको एक नज़र प्रैक्टिस शायद ज़्यादा ना करें, एक नज़र ज़रूर देख लें, अगर ड्रा करने पड़ जाए तो, अगर कोई क्वेश्चन बना दे तो। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। उसमें ये एक्सरेज मेंशन नहीं है कि एक्सरेज आपके सिलेबस में, ये वैसे मैं बता रहा हूँ ताकि आगे वो आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए। एक्सरेज हम कहते हैं कि आपके पास जो बॉडी है, कोई एटम ले लें, उसके ऊपर आप कैथोड रेज फेंकें, तो आपको याद होगा एफएससी में भी आपने ये फर्स्ट ईयर में चीज़ पढ़ी थी कि जब हम कैथोड रेज वगैरह फेंकते हैं किसी एटम दरमियान में जो गैस मौजूद होती है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो होता क्या है कि कैथोड रेज क्या करते हैं कि उस एटम के किसी भी अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब जो बाहर वाले शेल होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन जब करके अंदर आता है उस खाली जगह को पूरा करने के लिए। तो चूंकि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जंप करता है, तो इस वजह से वो जितना एनर्जी का फर्क होगा उतनी वो रेज खारिज कर देगा। ये जो रेज निकलती हैं इनको हम एक्स रेज का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्स रेज की जो टाइप्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है के साथ लिखा हुआ है, इसी तरह एल के साथ होता है, एम के साथ होता है, फिर अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, फिर अल्फा में भी अल्फा वन अल्फा टू है। ये सारी टाइप इस तरह बनी है। जैसे मैं मिसाल दूं, के लिए मिसाल ले लेते हैं। के शेल हम कहते हैं पहले शेल को जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कैथोड रेज ने आके वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है आपका, तो फिर अब उसको फिल करने के लिए एल शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एंड ऊपर वाले किसी भी शेल से जंप करके आ सकता है। तो अगर तो एल से आता है, सात वाले शेल से आता है, तो उसे हम कहते हैं अल्फा। अगर उससे आगे एम से आता है तो उसे कहते हैं कि बीटा। और अगर उससे अगले से आता है तो उसे कहते हैं गैमा। अल्फा बीटा गैमा तो इस तरह डिवाइड हो गया ना, किस अल्फा सात वाले शेल से उससे अगले शेल से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आता है तो उसका नाम के बीटा हो गया। के इसलिए लगा रहे हैं कि के शेल के अंदर वो आ रहे हैं। तो इस तरह अल्फा बीटा गैमा बन जाते हैं। और ये अल्फा वन और टू क्यों बनता है कि जैसे एल ऑर्बिटल से आएगा तो उसे के अल्फा कहेंगे, लेकिन एल ऑर्बिटल में आपको पता है दूसरा शेल जो है उसमें एस ऑर्बिटल भी होता है, पी भी होता है। तो एल ऑर्बिट के अंदर एस और पी दोनों ऑर्बिटल मौजूद है। तो अगर एस से आता है तो उसे अल्फा वन कहते हैं, अगर पी से आता है तो उसे अल्फा टू कहते हैं। तो इस तरह ये इसकी टाइप्स बनाई हुई होती है। उसके बाद है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है स्ट्रक्चर एनालिसिस का उसके अंदर ये वाला फिनोमेना जरूर अप्लाई होता है, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज वाला। डायफ्रैक्शन क्या होती है कि एक्सरेज आती हैं किसी भी रास्ते में आने वाली बॉडी से टकराती हैं और अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, इसको हम डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। जिसे आपने लाइट वगैरह के हवाले से भी पढ़ा हुआ है, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना। एक होता है ना रिफ्लेक्शन, तो होता है ना टकरा के वापस आ जाना। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, तो रास्ता बदल लेना। डायफ्रैक्शन ये होता है कि मीडियम तो वही है, लेकिन जब अगले से रास्ते में आने वाली बॉडी से इंटरेक्ट हुआ है तो उसका जो रास्ता है, पाथ है, वो थोड़ा बदल गया, चेंज हो गया, तो उसको हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन का। तो कह रहे हैं एक्स रेज जो होती हैं ये भी डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करती हैं जब रास्ते में आने वाली बॉडी से ये इंटरेक्ट करती हैं। तो यही चीज़ हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, कि उसके ऊपर एक्सरेज फेंकते हैं। एक्सरेज उसकी अरेंजमेंट की बेस पे डिपेंड करते हुए टकरा के मुख्तलिफ एंगल्स पे वापस आती हैं। हम वो एंगल्स भी नोट करते हैं और उनसे फिर हम आगे सारी कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एटमों के दरमियान स्पेस क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक हो। उसके लिए ये ब्रैग इक्वेशन यूज़ होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इक्वेशन ये दी हुई है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो एंगल तो वहां से हमें मिल जाता है। तो एंगल फिर ये लैम्डा वेवलेंथ होती है उसकी जो एक्सरेज आपने यूज की हैं। एन हम आर्डर को नाम देते हैं, और जो डी है ये डिस्टेंस है उन दो लेयर्स के दरमियान। जैसे ये दो लेयर्स हैं आइंस्टीन के दरमियान, जो फासला है उसे डी का नाम देते हैं। तो इसको यूज करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किसी भी मालिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कर लेते हैं।